नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो एजेंडा। देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार को मतदान होगा और उसी शाम फैसला भी आएगा। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है तो इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया। दोनों तरफ से मुकाबला खड़ा है। हालांकि आंकड़ों में एनडीए को बढ़त है, लेकिन गुप्त मतदान में समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। एनडीए को अपने नंबर गेम पर भरोसा है तो इंडिया गठबंधन को अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा है। चुनाव से पहले दोनों तरफ तैयारियां चल रही हैं। आज का एजेंडे में इस चुनाव को लेकर करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार को मतदान होगा और उसी दिन शाम तक परिणाम आ जाएंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के कारण नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। बात करें सत्ता पक्ष की तो एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारकर दक्षिण भारतीय कार्ड खेला है। राधाकृष्णन दक्षिण भारत के ओबीसी नेता हैं। भाजपा संगठन में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कितने बड़े बहुमत से हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। और हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, इसीलिए हमारे आदरणीय राधाकृष्णन जी अच्छे वोट से चुनकर आएंगे। और इसीलिए मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मैं राधाकृष्णन जी को वोट दे दूंगा और हमारी सीट जीत। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने भी दक्षिण भारत कार्ड खेला है। तेलुगु पहचान को प्राथमिकता देते हुए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे। आपने गोवा लोकायुक्त के रूप में भी कार्य किया है। विपक्षी खेमे का प्रयास है कि इस कदम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पार्टियों, खासकर वाईएसआरसीपी को साथ जोड़ा जाए। हालांकि वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एनडीए प्रत्याशी के समर्थन का आश्वासन दे चुके हैं। जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो बाकी सारे दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, वाईएसआरसीपी हो और बाकी जो भी न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल दल हैं, वो किस तरफ वोट करेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि वो सही में संविधान विरोधियों के साथ, ताकतों के साथ खड़े हैं या संविधान की रक्षा में वो जुटे हुए हैं। ये ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस दोज हु डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि विप नहीं होता है इसमें, कॉन्शियंस पे लोग वोट करते हैं, तो आपको लगता है क्रॉस वोटिंग की संभावना अक्सर बनी रहती है ऐसे इलेक्शन में? फिर इसीलिए मॉक ड्रिल ट्राई करी थी जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है, एक सीट खाली है। वहीं राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं, अभी 5 सीट खाली है। तो मौजूदा स्थिति 240 है। दोनों सदनों का योग है 782 सांसद। जीत के बहुमत का आंकड़ा है 391 सांसद। अब एनडीए के आंकड़े की बात करें तो लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 सांसद मिलाकर 422 सदस्य हैं। उधर इंडिया गठबंधन के पास दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर कुल 324 सांसद हैं। इस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल
22 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी हो सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में नियमों के मुताबिक सदस्यों को व्हिप नहीं जारी होता। सभी सांसद पार्टी लाइन पर वोट करें तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के 422 और विपक्ष के रेड्डी के 324 वोट माने जा रहे हैं। हालांकि गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से समीकरण बिगाड़ सकती है, इसलिए दोनों ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने चुनाव को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि वे उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेला करने वाले हैं। उनके संपर्क में विपक्ष के सदस्य हैं जो एनडीए के पक्ष में वोटिंग करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा कर अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रहा है। इसलिए इस इम्तिहान में कौन पास होगा और कौन फेल, मंगलवार शाम को ही स्थिति स्पष्ट होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो कल यानी कि मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। चुनाव इस बार दिलचस्प होगा। एक पलड़ा कह रहा है कि हमारे पास तो सफिशिएंट बहुमत है, सफिशिएंट सदस्य हैं और वोटिंग भी हमारे पक्ष में होगी। तो अगर विपक्ष की बात करते हैं तो वो भी आत्मचिंतन करते हुए, आत्ममंथन करते हुए बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। हालांकि नंबरों का गेम है, लेकिन असमंजस की स्थिति आखिर वक्त पर बन सकती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देते हैं। बीजेपी नेता अनिल गोयल हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री कुंडरू पुष्पलीला हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी के साथ प्रवक्ता शिवसेना यूपीटी से किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं निपुण आलम बायन और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार राकेश हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत मैं पुष्पलीला जी आपसे ही करना चाहूँगा। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़े तो एनडीए के पास हैं, सफिशिएंट हैं। अब अगर आप कॉन्फिडेंट दिखाई दें तो भी उससे कुछ खास होने नहीं वाला, क्योंकि अगर आंकड़ों पे नजर आप भी डालेंगे, आपके ही नेता सांसद शशि थरूर कह चुके हैं, वो तो सबको पता है कि वोटिंग सत्ता पक्ष में ही होनी है, उनका ही उम्मीदवार जीतने वाला है, लेकिन फिर भी आप तैयारी पूरी कर रहे हैं ना। डेमोक्रेसी सिस्टम है, जो हमारा संख्या कम हो, उन लोगों का ज्यादा हो, वो जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट में होगी, फिर भी हम लोग युद्ध में जो रहते ना, वैसे हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। ऐसे ये सिस्टम में हम कभी भी लड़ते रहेंगे। तो आज ये सिस्टम में अगर आज 11 साल होने को आ रहा है बीजेपी सरकार ने, आज देश के साथ क्या क्या किया, कुछ उन्नति किया, क्या माइनस किया, या मोदी नाम पे इस पूरा देश को किस वजह से हमारा को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आज जनता जान चुकी है। अगर पार्लियामेंट में जो आत्म परिशीलन बोलते हैं ना, जैसा उनका आत्म मतलब उनकी जस्टिफिकेशन, उनकी अंदर की बात लेते हुए कोई भी व्यक्ति अगर देखो पार्लियामेंट में भी उन लोगों का जो तटस्थ रहते हैं ना, इधर का उधर का नहीं है, जैसा इंडिपेंडेंस रहते हैं। हमारा तेलुगु राष्ट्रों में जो है ना केसीआर गवर्नमेंट, आज केसीआर गवर्नमेंट ने उन्होंने अभी इसमें कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। हमारा तेलुगु राष्ट्र एक आंध्र प्रदेश से है, वो उन्होंने अमित शाह जी का साथ में दिया है। तो हमारा 2 राष्ट्रों का मेंबर्स जो है, एक तो न्यूट्रल में वो तो कंटेस्ट ही नहीं करना चाह रहे, राज्यसभा का 4 मेंबर्स है, उन्होंने पता नहीं उन्होंने किस वजह से ड्रॉप हो गया। मगर ये गलती है, किसी को तो भी वोट डालना चाहिए। ये डेमोक्रेसी सिस्टम में नहीं वोट डालना भी एक तरह से गलत है। ये भी पुष्पलीला जी, 2 संगठनों की अगर हम बात करें, बीआरएस और बीजेडी, दोनों ने इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है, दोनों न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बीजेडी की बात करें तो उनके नेताओं की तरफ से, उनके प्रमुख की तरफ से यह कहा गया है कि अगर नोटा का विकल्प होता तो हम नोटा ही दबाते। इसका मतलब वो आपके साथ भी नहीं आना चाहते हैं। यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपके साथ भी नहीं आना चाहते हैं, चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, तो अप्रत्यक्ष तौर पर वो तो एनडीए की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। फिर जरूरत, क्योंकि किसकी जरूरत, क्या क्या मुश्किल है जो पॉलिटिकल इक्वेशंस में उनकी जो देखो, हमारा
हमारा जो तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री था इससे पहले, जी हमारा आज के तेलंगाना में हमारा सीएम साहब रेवंत रेड्डी जी है। आज हमारा 10 साल का 11 साल उन्होंने पावर में थे, क्या क्या घोटाला किया था उन्होंने। अभी अभी केसीआर की बेटी का एक किस्सा हुआ था, लिकर स्कैम, उसमें से ले लिए तो अभी दिल्ली तक उनका वो लिकर स्कैम का तिहाड़ जेल तक उन्होंने गई थी। अभी अगर वो लोगों ने अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो ये गुड मैसेज आता था कि डेमोक्रेसी सिस्टम में उन्होंने किसके साथ हो तो क्लियरली मालूम होता था। मगर उन्होंने बेटी को बचाने के लिए उन्होंने अभी इलेक्शन में उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं कर रहा है कि अगर अगेंस्ट डाल दिए कि किसी हालांकि को एक पार्टी से वोट भी निष्कासित भी तो मिल- कर दिया गया है कि कविता जी को। हाँ कर दिया, पार्टी से भी एक्सपेल कर दिया और उसको बाहर फेंक दिया। अभी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी तिहाड़ जेल का एक केस है लिकर का, वो पता नहीं कब उसको फिर लेके आ जाएंगे। तो सेंट्रल से उन लोगों को तो काम चलना ही चलना है। तो एक्सक्यूज भी करना है, कुछ तो भी मांगे करना है, तो सपोर्ट करना तो है। कुछ तो वो अंदर ही साठगांठ कर है, ये सकते हैं, समझे मगर कि बाहर कुछ आके नहीं साठगांठ कर है। हाँ या है। अभी केसीआर का एक मतलब है, तो यहाँ पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तो हमारा जगन मोहन रेड्डी साहब ने उन्होंने आज सरकार के तरफ से अगेनिस्ट पार्टी है, मगर उन्होंने अभी अमित शाह के साथ में देने के लिए उन्होंने आगे है, डायरेक्ट बोल रहे हैं। हमारा पार्टी का जो है ना, अभी ने एक हमारा पार्लियामेंट सीनियर मोस्ट के बारे में आपने कहा था, उन्होंने जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है ऑटोमेटिकली उन्होंने चाहता है। तो उनकी जो समस्या ये है कि पर्सनल ओपिनियन इधर काम नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी के अंदर में जो इलेक्शंस होता है उसके हिसाब से चलना पड़ता। व्यक्तिगत का जो भी होता है, इंटरनली आपको फेवरिज्म करना है तो आप बाहर जाके करना पड़ेगा, मगर विद इन द पार्टी में कांग्रेस में रहते हुए भी आप ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। मगर उन्होंने किया, किस वजह से किया वो बात की बात है। अभी हमारा ये डेमोक्रेसी सिस्टम में हमारा जो है ना गवर्नमेंट में जो है ना मेजॉरिटी में हमारा भी कम नहीं है। हम तो लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग पे भरोसा है, रह के भी पुष्पलीला जी? भरोसा है कि मोदी का गवर्नमेंट के साथ रह के भी वो लोग भी अपन का अंतरात्मा पे ये सोच रहे होंगे हम लोग गलती कर रहे हैं। ऐसे लोग भी रहते होंगे बीजेपी सरकार में, क्योंकि बीजेपी में भी 2 बीजेपी लेकिन ये है। सिद्धांत तो फिर कांग्रेस पार्टी और इंडिया घटक दल के साथ भी होता है। पुष्पलीला जी, क्रॉस वोटिंग की अगर आप बात कर रही हैं पुष्पलीला जी, तो ये सिद्धांत तो इंडिया गठबंधन के साथ भी हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे घटक दल हो सकता है क्रॉस वोटिंग के दौरान आपके विपक्ष में खड़े हो जाएं। नहीं हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा हमारा जो वोटों का इस सब्जेक्ट में हम बिहार का इलेक्शन में भी आप राहुल जी का प्रयास देख रहे हैं, तो जनता को मालूम हो गया इन लोगों का कैसे जीत रहे, हर बार ये लोग कैसे जीत रहे। अभी वो रहे कि हमारा गठबंधन वाला कोई भी ऐसा नहीं करेगा, हम पक्का कह देंगे। देखिए यही भरोसा उन्हें भी है, और उन्हें तो ये भी भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, तो जो अभी आंकड़ा हम लेके चल रहे हैं उससे पार हो जाएंगे। ऐसा ही एनडी का है, वो तो खैर देखिए कल स्पष्ट हो जाएगा पुष्पलीला जी, कल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आता हूँ, और भी मेहमान है पुष्पलीला जी, और भी मेहमान है। अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा। बीजेपी नेता भी हैं हमारे साथ। अनिल जी, ठीक है। अनिल जी, पूरी बात पुष्पलीला जी की आप सुन रहे थे। आंकड़ों की बात करें तो चलिए आपके पास बहुमत है, लेकिन एक बड़ा सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में बड़ा घूम रहा है कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? बोलिए। आप पूर्व राष्ट्रपति को हटाने वाली बात कहाँ है? अगर उन्होंने रिजाइन दिया है तो उनका रिजाइन स्वीकार करा गया है। आप ये जो बातें हैं इस तथ्य के आधार पर कहा जा रहा है कि उनको हटाया गया, और मनगढ़ंत बातों का कभी जवाब नहीं होता, अफवाहों का कोई जवाब नहीं होता। अनिल जी, ये मेरे बोल नहीं है। अनिल जी, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये मेरे बोल नहीं है, ये राजनीतिक गलियारों में जो सुर्खियां इन दिनों घूम रही हैं, ये मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। और धुआं हमेशा वहीं से उठता है अनिल जी जहां पर आग होती है। अनिल जी, यस, तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, राजनीतिक दलों का काम है भ्रम फैलाना। ये जो राजनीतिक दल हैं जो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक परिवार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, एक परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो देश के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो उनको परिवार का हित सर्वोपरि है, और परिवार का हित सर्वोपरि में वो झूठ एजेंडा चलाएं, प्रोपेगेंडा चलाएं, भ्रमित करें,
वो उनका अपना काम है जिस काम में जनता को डे टू डे नकारती जा रही है। एक तरफ वो पार्टी है जो हमेशा राष्ट्र की सोचती है, और आज बनी इस चुनाव के अंदर, क्योंकि इसमें तो मतदान होगा। अब चलिए ठीक है अनिल जी, आप विपक्ष को हमेशा यही कहते रहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, राष्ट्रवादी आप भी हैं, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा क्या तबीयत खराब हो गई जगदीप धनखड़ जी की उन्हें त्याग पत्र देना पड़ गया। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है और मेहमान मेरे पास बहुत सारे हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं निपुण आलम बायन जी। निपुण जी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं 781 कुल सीटें हैं, एनडीए के पास 422 सीटें हैं, और अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं 324 का मामला यहां पर सिमट जाता है। लेकिन भरोसा कांग्रेस का 7वें आसमान पर है, या यूं कहे आत्मविश्वास बड़ा जोरदार है कि अभी भी कुछ हो सकता है, एंड टाइम में कुछ अलग नंबरों के साथ हो सकता है। क्या लगता है कि आत्मविश्वास बस ऐसे ही आत्मविश्वास बना रहेगा? नहीं, देखिए क्या होता है कि इस बार जो हम चुनाव देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का, पिछली बार जब हम देखते हैं जगदीप धनखड़ जी का जब हुआ था, तो उस समय क्या था कि एक बड़ा गैप था और एकदम क्लियर था कि भाई चीजें एकदम स्पष्ट होंगी। इस बार उतना गैप पिछली बार के मुकाबले नहीं है। नंबर हम देखें तो निश्चित रूप से ये आपका एनडीए के पास में है, इंडिया के पास में नहीं है, एनडीए के पास में है। लेकिन बात यह है कि इस बार जो जोर लगा रहा है विपक्ष, इसलिए लगा रहा है कि थोड़ा सा अगर कुछ भी हम प्रभाव डाल सके तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है, एक स्पष्टता के साथ जाता है। शक्ति प्रदर्शन। सरकार भी क्या है इस बार और ताकत लगा रही है। अगर कुछ क्रॉस वोटिंग हो जाए और अगर हम देखें विपक्षी खेमे की कुछ वोटिंग इधर मिल जाए तो निश्चित रूप से सरकार इसको इन्फ्लुएंस बनाएगी, प्रभाव बनाएगी। देखो हमारे पास में विपक्ष की एकजुटता नहीं है और विपक्ष के लोग भी टूटकर हमारे पास में आ रहे हैं। ठीक है। अब रही बात, मैं सुन रहा था पुष्पलीला जी को, बिल्कुल सही वो बोल रही थी कि अंतरात्मा की आवाज। देखिए अंतरात्मा की आवाज तो इंदिरा गांधी जी के समय सुनी गई थी, जब प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था तब लोगों ने सुन भी लिया था। उसके बाद लोग कहते तो हैं अंतरात्मा की आवाज, लेकिन इतनी किसी की सुन नहीं पाते हैं। पर ये जरूर है कि इस बार हम देखें कि भैरव सिंह शेखावत जी का जो चुनाव हुआ था उसके बाद ये चुनाव मुझे दिख रहा है वाइस प्रेसिडेंट का बड़ा दिलचस्प चुनाव है, बड़ा लाजमी है। हम देख रहे हैं लगातार सरकार की ओर से, चाहे अमित शाह जी की ओर से हम देखें या हम देखें, और भी आज मैं देख रहा था कि जो जयंत चौधरी जी उनका भी एक स्टेटमेंट आ रहा था, वो भी बोल रहे थे। तो तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं वो इसलिए आ रही है कि थोड़ा चुनाव दिलचस्प भी हो और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो एकजुटता का दावा है उसको बिहार चुनाव में भी आप देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी 4, 5, 10 वोटिंग भी, क्रॉस वोटिंग दोनों ओर से किधर भी हो जाए, चाहे इधर हो जाए या उधर हो जाए, तो इसका सीधा सीधा देश को मैसेज देने का कार्य होगा। उस संदर्भ में मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो चुनाव इसलिए इस बार थोड़ा सा दिलचस्प बना है और मैं मानता हूँ विपक्ष एक अच्छा काम कर रहा है। कोई भी अगर उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से इसी तरह से होना चाहिए। चुनाव दिलचस्प होगा, देश को भी जानकारी मिलती है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कैसे चुनाव लड़ रहा है। नहीं तो हमने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए, चले भी गए, पता नहीं चलता है जनता को। लेकिन आज आप चर्चा कर रहे हैं और अच्छा निपुण जी, इसके पहले वाले चुनाव की अगर हम बात करें तो मुकाबला देखिए एक तरफा था, और इस बार भी अगर हम आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो ये कहा जा सकता है कि मुकाबला एक तरफा हो सकता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग पर आकर पेच फंस जाता है। दो दलों का मैं जिक्र करूंगा, बीआरएस, बीजेडी, दोनों दलों ने चुनाव से किनारा कर लिया है। इसको क्या समझें? इंडिया गठबंधन को प्रत्यक्ष तौर पर नुकसान या फिर एनडीए गठबंधन को इनडायरेक्टली फायदा? देखिए जब बीजेडी की हम बात करते हैं तो उसकी पहले से हमने देखा है कि जब कुछ सेंटर की बात हुई थी, जब यानी कि वो सरकार में थे, तब भी उनका जो नजरिया था वो हमेशा मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट करने वाला रहा। आप किसी भी विधेयक की बात करें, भले ही वो एक विपक्षी पार्टी है, वो पावर में नहीं है, हालांकि हमने देखा जब वो विपक्ष बने इस समय, तो मुझे याद है कि जो उनके नेता हैं उन्होंने तक कहा था कि हमें एक विपक्ष की भूमिका निभानी है और सब नेता को मैसेज भी दिया था। लेकिन देखिए न्यूट्रल हो जाना कि हम इसके साथ नहीं उसके साथ नहीं, तो ये और ज्यादा कहते हैं ना सिचुएशन, एक सस्पेंस वाली स्थिति होती है कि वो किसके साथ खड़े हैं। और ये देखना होगा कि अब जब वोटिंग होगा तो वोटिंग में कौन किसको वोट करता है, यही बात दिलचस्प बनाएगी। और मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए एनडीए गठबंधन को उसकी वोट बीजेडी की या इसकी वोट मिल जाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी इस बात को कैश करने का प्रयास करेगी और विपक्ष मान लेता है तो उसको। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही है कि दोनों पार्टी का न्यूट्रल हो जाना, न्यूट्रल स्टांस लेना, तो इसको हम कहेंगे कि उनकी फिर राजनीतिक सूझबूझ है, वो हिसाब से काम करना चाहते हैं ताकि उनको किसी तरह का दोनों ही पक्षों से, दोनों ही बातों से कोई किस तरह का ज्यादा तनाव लेना ना पड़े। तो वो एक अपना स्टैंड है। देखिए हम किसी के स्टैंड को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन बीजेडी का, बीआरएस का
बीजेपी का खासकर मैं कहूंगा उसका स्टैंड नेशनल मुद्दों पे आप देखेंगे, कभी भी देखेंगे तो बीजेपी के साथ हो रही है। चलिए ठीक है निपुण जी, आऊंगा वापस से आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर कुमार राकेश जी। राकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, वापस से जोड़ेंगे। राकेश जी का मैं रुक कर लूंगा। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता सपा। रविंद्र जी, तमाम मेहमानों की बातें आप सुन रहे थे। पुष्पलता जी क्या कह रही थी, अनिल जी क्या कह रहे थे। आंकड़ों पे बात डालते हैं अगर, तो आंकड़े कुछ और कहते हैं, आंकड़े आपके समर्थन में नहीं। अखिलेश यादव जहां तहां प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ बोलते हुए सुनाई दे जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भी कई सारे बयान अखिलेश यादव के काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। सपा पार्टी कैसे देखती है इस चुनाव को? समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है या एक प्रकार से हम पर थोपा गया है और लोकतंत्र की हत्या आ गया। ठीक है, 2 साल पहले ही इस चुनाव को करा दिया जा रहा है, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसी बीच में बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस चुनाव की घोषणा कर दी गई। इस चुनाव की घोषणा में पिछली बार की तरह वो स्थितियां नहीं है जो 22 में हुई थी कि श्री धनखड़ जी एक तरफा जीत लेके चले गए थे। आप ही ने बताया है कि हमारे और उनके बीच में, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में केवल 98 सीटों का अंतर है। अब इसमें एक खेल अमित शाह जी खेल रहे हैं, सीधे सीधे फोन कर रहे हैं सारे विपक्ष के सांसदों को। अब यहाँ पर उनका एक जो शिकंजा है ईडी, सीबीआई, आईटी, वो अभी साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि बीआरएस और बीजेडी ने अब्सटेन रहने की घोषणा कर दिया हुआ। तो उन्होंने एक प्रकार से चुनाव की घोषणा करके भी लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो वही होगा। यह परिणाम दो जगह साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ा धड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, जो मोदी और शाह की तानाशाही से उभा हुआ है। बार बार नितिन गडकरी जी की या कभी कभी राजनाथ जी की, अभी जो रूडी जी ने जो बातें कही हैं या जो रूडी जी की जीत हुई है, वह यह स्पष्ट करती है कि एक बड़ा धड़ा राजनाथ जी का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनसे वाईएसआरसीपी की तरफ जाते हैं, वो नेताओं से मुलाकात करते हैं। राजनाथ जी भी सक्रिय हैं। आप राजनाथ जी का नाम ले रहे हैं। समय पे उनके, मैं कहीं तो कोट करूं, समय ज्यादा लग जाएगा। बार बार कोट करते रहते हैं इस सरकार की असफलताओं का, या एक तरफा दो चाणक्यशाही चल रही है। ऐसे एक सांसद नहीं, बहुत सारे सांसद। इसका परिणाम अभी आया था ना कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाले चुनाव, क्यों हार गए साजी के उम्मीदवार? अगर इतना ही था, क्योंकि वहां ये जो त्रिकोण है ना, ईडी, सीबीआई, आईटी का चला नहीं था, इसलिए हार गए। इसमें वो चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं अमित शाह जी। अच्छा रविंद्र जी, आप जिक्र कर रहे थे कि ये चुनाव जो है ये थोपा गया है, जो 2 साल बाद चुनाव होने वाले थे ये अभी कराए जा रहे हैं। इसके पीछे की मंशा समझना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं? इसके पीछे कुछ रणनीतिक हथकंडे हैं, कुछ रणनीतिक मंशा है? इसी कारण से मोदी जी आदरणीय धनखड़ जी से नाराज हो गए थे और चलती हुई सदन के बीच में उनको ऐसी विषम परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है। ऐसा इस्तीफा पूरे लोकतंत्र में, पूरे कौन सा विश्व कारण में हो आज सकता तक है रविंद्र जी? अनिल जी से सवाल किया तो अनिल जी तो बोल रहे हैं साफ कि विपक्ष द्वारा से भ्रम फैलाया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष को, केंद्र सरकार को। अनिल जी के बोलने से नहीं होगा, धनखड़ जी आगे बोल दें तो अपने आप ही हो जाएगा, सारा बात क्लियर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे रविंद्र जी, क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं को तो अंदर की बहुत सारी गूढ़ बातें पता होती हैं रविंद्र जी। देखिए, जब सदन चल रहा था तो स्वीकार कर लिया जो विपक्ष का प्रस्ताव था धनखड़ जी ने, तो विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करना मुझे लगता है अमित शाह जी को अच्छा नहीं लगा और रातों रात उन्होंने उनको इस्तीफा लिया गया। तो ये माना जाता है कि धनखड़ जी से पहले से तो नाराज चल ही रहे थे अमित शाह जी, मोदी जी नहीं, अमित शाह जी नाराज चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को लोकसभा से पहले स्वीकार कर लिया तो अमित शाह जी को मौका मिल गया और उन्होंने इस्तीफे के लिए उनको बाध्य कर दिया। इस कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा ही नहीं देना पड़ा, कहाँ चले गए ये पता ही नहीं चला, आज तक नहीं पता चला। शायद आप
भी नहीं पता होगा, किसी पत्रकार को भी नहीं पता, उनके घर वालों को भी नहीं पता। अब विपक्ष के ऐसी नेताओं को परिस्थितियों अगर में नहीं हम- पता तो मीडिया को कहां से पता होगा? विपक्ष के नेताओं को तो सबसे पहले गूढ़ जानकारी मिलती है। रविंद्र जी, निपुण जी, मीडिया वाले को निपुण जी, ठीक है मीडिया वाले निपुण को- जी, रविंद्र जी की बात में कितना दम है? ये चुनाव थोपा गया है, जो चुनाव 2 साल बाद होने वाले थे। हाँ, देखिए अपना अपना नजरिया है। रविंद्र जी पुराने जानकार व्यक्ति हैं, वो अपने तरफ से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए पुरानी बातें छोड़िए, अब तो नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आने वाले हैं, तो अब पुरानी बात का चर्चा क्या करना। और देखिए जो बातें आती हैं, कैसे पता विपक्ष को कि भाई धनखड़ जी ने क्यों दिया है इस्तीफा, जगदीप जी ने क्यों दिया है, सब बातें अब छोड़ दी जाए। तो कल नए हमारे वाइस प्रेसिडेंट आने वाले नाराजगी हैं। का जिक्र कर अब रहे 5 हैं साल। निपुण जी, अब नाराजगी देखिए का जब तक जिक्र वो- कर रहे हैं। किसी बात को लेकर नाराज तो पहले ही चल रहे थे गृह मंत्री, ये कैसे वो और कह उसके रहे बाद हैं? तो मैं मोदी तो जी भी कहता हूँ रूठ भाई, गए। आपका ये तो कोई सोर्स मैं कह रहा हूँ कि ये तो भाई कहीं ना कहीं मुझे तो जानकारी नहीं है, मीडिया में कोई बात नहीं आई है। हो सकता है अपने अपने सोर्सेज हो, वहां सोर्स से निकाला जा रहा हो, लेकिन कोई जानकारी जब तक स्पष्ट ना, हम कैसे किस बात को बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना देखिए क्या है ना, अब नए प्रेसिडेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हमें उनका वेलकम करना चाहिए और विपक्ष को पूरी ताकत लगानी चाहिए कि अपने उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएं, क्रॉस वोटिंग उनके पक्ष में ही रहे, मतलब जो उधर से और इधर इनके पक्ष में आए। अब निपुण जी उसको आप ज्यादा मुस्कुरा फोकस रहे हैं, किया जाए अंदर की पुरानी- बात तो आप भी जानते हैं। नंबरों का खेला क्या है? भले ही आप बोल दीजिए कि विपक्ष को जोर लगा लेना चाहिए, लेकिन असल में होने वाला क्या है, नंबर किसकी तरफ, ये भी बखूबी आप जानते हैं, इसलिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है निपुण जी, आऊंगा वापस से तो मैं आपके एक पास। बात एक लास्ट में जी। एक लास्ट कमेंट कर दूं। देखिए बात सही है। देखिए आप सोचिए, पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, 240 पे रह गए, तो इसका एक इंप्रेशन तो पड़ते हैं ना देश के ऊपर, भाई 400 पार आप बोल रहे हैं, 240 पे रह गए, तो ये एक प्रभाव होता है। तो लोकसभा में कवर नहीं कर पाए, उपराष्ट्रपति चुनाव में कवर कर लेंगे। आंकड़ा हमें कहीं से देना है, किसी भी चुनाव में हम दें, यही समझे निपुण जी। अभी तो डर है उन लोगों को। चलिए ठीक है निपुण जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हार गया, तभी दिल्ली में हार गया तो इज्जत ही चले गया। 400 से 200 को आ गया था, तभी चले गया। अभी जो है ना, सीना फाड़ के जैसा दिखा रहे आर्टिफिशियल, तो दिखाने का ये कर रहा है। तो अमित शाह जी का जो जोड़ी है ना, अमित शाह एंड मोदी का जोड़ी जो है ना, दोनों देश की खतरे का ये है। तो उनको बीच में अपन को ये इलेक्शन आना ही नहीं था, कंप्लीट समय तक रहना था, उसको जबरदस्ती उनको ड्रॉप कर दिया। पता नहीं उन्होंने कहाँ है, उनके मन की बात क्या हो, क्या इंसल्ट किया हो उनके साथ में इतनी सीनियर लीडर को, तो पता नहीं है अंदर आप की जगदीप बात है, धनखड़ जी उनको की बात कर रहे डराया, हैं? क्या कर रहा अमा? पुष्पलीला जी, आप जगदीप धनखड़ जी की बात कर रही हैं? यस यस यस, उतना आप अच्छा लोगों ने पता इंसान है। लगाने की कोशिश नहीं की? मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप लोग, पूर्व मंत्री हैं। हो गए ना भैया, देखो न्यूज वाला भी गोदी मीडिया हो गया। देखिए डेमोक्रेसी अब सिस्टम में जो इस काम मामले करने में वाला है, पुष्पलीला जी, जब ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते फिर आप लोग गोदी मीडिया बोलने लगते हैं। अब हम सवाल भी हाँ ना भी, पूछें, अगर सवाल पर है पूछेंगे वो, आप गोदी बोलिए मीडिया ना, बोल अभी दे। वो मैं रिजाइन सिर्फ करने आपसे के ये बाद समझना कहाँ चाह रहा हूँ। है? देखिए आता पुष्पलीला पता जी, नहीं पुष्पलीला है, जी, वो है कि मैं नहीं बहुत कि निवेदन अमित शाह से, जी तो ऑलरेडी पुष्पलीला क्रिमिनल जी, है। पुष्पलीला जी उनकी background सुनिए तो ना, अपन को मालूम मेरी ही बात नहीं। सुनिए पुष्पलीला जी, बहुत निवेदन से मैं आपसे समझता हूँ। विपक्ष की मुख्य पार्टी हैं आप, क्या आपको अंदर की बातें नहीं पता? जिस भरोसे के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि चुनाव थोपे गए हैं, जो 2 साल बाद होने वाले थे वो अभी थोपे गए हैं, किसी कारणवश से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ से नाराज चल रहे थे। नाराजगी की वजह तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता होना चाहिए, पूर्व मंत्रियों को पता होना चाहिए। देखिए पार्लियामेंट में ऐसा रहता है कि वो बात अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर जो जिसको जितना टाइम देना का है, तो स्पीकर उनको अपन देखते रहते हैं, अपोजिशन पार्टी वालों को बात करने का समय कम देना चाहिए। पापी इन्होंने वैसे नहीं किया, सबको अच्छा टाइम दिया था, बोलने का मौका दिया था, तो ये सब ज्यादा टाइम देने को भी अमित शाह को गुस्सा आया होगा। और क्योंकि पब्लिक को मालूम हो गया ना, तो प्रतिपक्ष का लीडर कौन सा प्रश्न उठा रहे, उसके समाधान नहीं दे रहे ये लोग, तो बाकी का इन्हों भी फेवरिज्म के जैसा ज्यादा वक्त दे दिया। तो उन्होंने जैसे जस्टिफिकेशन किया था, उन्होंने हर लोगों को तो पार्लियामेंट के हिसाब से जितना देना था उतना समय दिया। उस समय में इन लोग जो प्रश्न पूछे थे उसका समाधान पार्लियामेंट में ना अमित शाह नहीं दिया था, ना मोदी का आंसर नहीं दिया था। अभी तो इतने इश्यूज हुआ था देश में, उसके बारे में जब मणिपुर का इश्यू में कभी प्रधानमंत्री मुंह खोले क्या?
कुछ भी नहीं। आज इंडिया में पूरा महिलाओं का गुस्सा भी देखना चाह रहे तो अभी 400 से 200 तक आ गया है। अभी आगे आगे उन लोगों को क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है कि राहुल जी ने आज जो भी निकाला इश्यू वो पूरा देश का जनता देख रहे है। फिर वो भी इतना डाउट हो पुष्पलता रहा है जी, कि हम जनता तो जिंदा देखिए हैं, लड़ते हैं। आज के समय में जनता इतनी स्मार्ट हो गई है, हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन है, सटासट से खबरें पहुंचने लगती है। प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय बैठक की कार्यशाला में पीछे बैठते हैं तो ये कहा जाने लगता है कि प्रधानमंत्री देखिए कितने डाउन टू अर्थ हैं, सबसे पीछे की रो में बैठे हुए हैं। अब हालांकि ये भी कहा जाता है कि आंकड़ा लगा रहे होंगे, शायद गुणा भाग कर रहे होंगे कितने नहीं भैया, सदस्य हमारे अभी समर्थन में हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की छुट्टी मनाते हुए फोटो भी आ जाती है पुष्पलीला जी। अरे भैया राहुल गांधी सुनिए, की छुट्टी पुराना- मनाते हुए इतना सिनेरियो भैया, अभी देश में चल सुनिए रहा है ना, उपराष्ट्रपति के सोशल चुनाव को मीडिया- लेकर, सोशल और राहुल मीडिया- गांधी छुट्टी मनाने वाली सुनिए फोटो वो भैया, कितनी सही अभी हम नहीं कह मोदी जी सकते, परसों गए थे, लेकिन सेना के सोशल सब्जेक्ट मीडिया में गए ये थे। तस्वीरें वहाँ हाथी भी वायरल नहीं हो रही आ हैं। रहा तो उन्होंने हाथी ठीक है, लिया था। ठीक है पुष्पलता जी, उन्होंने आऊंगा एक्टिव वापस से था, आपके क्या पास। बढ़िया ठीक है, सा आता हूँ एक्टिव किया था पुष्पलता जी, सेना के आऊंगा बारे आऊंगा में। आऊंगा आऊंगा बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे। मैं किशोर कहीं तिवारी भी बता हमारे दूं। साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी से। किशोर जी सुन पा रहे हैं? अरे अच्छे से सुन रहा हूँ ऋषभ। 27 किशोर जी, फिर तो मिनट और पुष्पलीला जी की बातें भी बखूबी सुनी होंगी आपने। और उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं, तो किशोर जी, उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं कि चमत्कार होते हैं, चमत्कार हो सकता है, इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जरा इस जो चमत्कार होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे होगा चमत्कार? अरे भाई तुमको मालूम है, देखो बता रहा हूँ कि जो सांसदियों की कार्यशाला है, ये कार्यशाला उसका ही परिणाम है। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि करीबन 42 सांसद अप्रोचेबल नहीं है। कल की मीटिंग हुई जिसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा था, तुमने कहा मोदी पीछे बैठे हुए थे, वो मैं अभी बताता हूँ तुमको। ये सब जो अपमान 11 साल में किया गया, जो जिल्लत इन लोगों ने सही, जो तानाशाही इन्होंने बताई, उसका अब हमारे उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जी ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज से आप वोट करो और उसको रिस्पांस मिलेगा। मैं सीपी राधा मोहन जी को अच्छे से जानता हूँ, वो एक अच्छे आदमी है, लेकिन एक इनोसेंट विक्टिमाइजेशन हो रहा है। धनखड़ जी की विदाई जिस तरीके से हुई वो भी एक गलत था, लेकिन 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, तो शायद कल शाम को ही ना हो जाए ऐसा लगने लगा है मुझे, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज में तो मुझे मालूम पड़ा है कि 140 सांसद यह नाराज चल रहे हैं, और नाराज चल रहे हैं दो तानाशाह से। किशोर जी, अरे मेरी नहीं है जी। अरे भैया मैं आपको बता देता हूँ, मैं बीजेपी का फुल टाइमर भी रहे वाला हूँ और मुझे सब मालूम है। और मैं तो फिर तो ये भी पता होगा साहब, किशोर जी, फिर तो ये भी पता होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, ये भी पता होगा। अरे भाई जगदीप धनखड़ साहब ने एक तो पहले उनके खिलाफ में अविश्वास का ठहराव लेने का पूरा कार्रवाई चल रही थी। रिजू जी थे, सबसे सिग्नेचर ले लिए थे। अब उनके पास दो ही पर्याय रखा था। उन्होंने तो खुद ही धनखड़ जी ने विद्रोह कर दिया था जब उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव या महाभियोग का प्रस्ताव ले लिया था कांग्रेस का। तो मैं अभी बता रहा हूँ, धनखड़ जी तो खुद आके बताएंगे, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही लोगों के सामने उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो तानाशाही के खिलाफ या अंतरात्मा की आवाज का खेल कल शाम तक दिख जाएगा। अगर वो नहीं दिखता है तो फिर 17 सितंबर तक हमें राह देखनी पड़ेगी। फिलहाल सबकी नजरें कल के हूं। नतीजे पर हैं, कल के चुनाव पर हैं, कल के नतीजे पे हैं। किशोर जी, आऊंगा वापस से आपके पास। अनिल जी, किशोर जी की पूरी बात सुन रहे हैं आप, बड़े दावे कर रहे हैं, विद्रोही हो गए थे धनखड़ जी, और विद्रोही इतने ज्यादा हो गए कि दो बड़े नेता, पार्टी के बड़े नेता उनसे लीडर नाराज हो गए और इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
ऋषभ जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि इन लोगों से अपना घर संभाला नहीं जा रहा। हमारे पर आरोप लगा रहे। ठीक है अनिल जी थोड़ा सा फोन के नजदीक आ जाइए, तो ऑडियो क्या है दर्शकों को बखूबी आएगा। फोन के थोड़ा सा नजदीक आ जाएं। जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी सर प्लीज। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर विपक्षी दल अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है। पहली बात। लेकिन अनिल जी देखिए सवाल उठेंगे, क्योंकि ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है जो, वो पूरे देश का मसला है। मैं वही कह रहा हूँ कि इनके पास सही मायनों में ना तो उपयुक्त उम्मीदवार है, ना ही इनके पास कोई रणनीति है। ये चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर करके विदेशों में चले जाते हैं पिक्चर बनाने के। ये चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे, ये चुनाव को जिस हिसाब से लड़ना चाहिए नहीं लड़ रहे, अपना घर संभाल नहीं पा रहे। समाजवादी पार्टी हो या बाकी पार्टियां हो, उनके अंदर क्रॉस वोटिंग का हमेशा विकल्प बनावा रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि YSRC ने हमको पूरी तरीके से समर्थन की बात करी है। बीजेपी और BRS ने तटस्थ है, PDP हमें समर्थन कर रही है। हम तो चुनाव की तरीके से लड़ रहे हैं, हम चुनाव को लोकतंत्र के तरीके से लड़ रहे हैं। हम चुनाव में हर व्यक्ति से संपर्क करके हर व्यक्ति से समर्थन मांग रहे हैं, चाहे वो हमारे समर्थन देता है चाहे विरोधी समर्थन देता है। लेकिन एक तरफ खड़गे जी इधर पार्टी है वो भी कैंसिल हो जाती है। इनके अंदर आपस में इतना फूट है क्योंकि ये सब व्यक्ति अपने अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। जहां पर लड़ाई अपने अपने हित की होती है वहां के परिणाम ऐसे ही होते हैं। जहां लड़ाई राष्ट्र की नहीं होती है, जहां लड़ाई जनता की नहीं होती है, जहां लड़ाई जनता की सेवा की नहीं होती है, वहां पर सब लोग ये सोचते हैं कि एक तरफ लोग जो हैं जो देश हित की सोच रहे हैं, राष्ट्र हित की सोच रहे हैं, किसी परिवार की नहीं सोच रहे, परिवार लिमिटेड नहीं सोच रहे। एक तरफ वो पार्टियां हैं और एक तरफ वो पार्टियां हैं जो सिर्फ परिवार को बचाने में लगी हुई है, परिवार को पोषने में लगी हुई है, परिवार को समृद्ध करने में लगी हुई है। उनका देश में कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से आम जनता की वोटर भी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर के गठबंधन करते हैं। अब जैसे इनके राष्ट्रपति उम्मीदवार लालू जी से समर्थन मांगने के लिए गए हैं, जबकि लालू जी चारा घोटाले के दोषी हैं। अब एक उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार वोटरों के पास जाए, अपने वोटरों से वोट मांगे, और वो लालू जी के साथ जाकर के क्या दिखाना चाहते हैं। हमें व्यक्ति वो चाहिए देश का विकास कर सके। हमें जैसे हमारे कैंडिडेट हैं वो उनको अनुभव है, वो आज भी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु में ओबीसी के बहुत बड़े चेहरे हैं, दक्षिण भारतीय हैं, झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, तेलंगाना के राज्यपाल कर सकते भारत आ चुके हैं। उनको निश्चित तौर पर अनुभव है और अनुभव के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर एक अनुभव व्यक्ति की आवश्यकता होगी। जो अनुभव उनके पास है वो अनुभव हमारे सामने वाले प्रत्याशी के पास नहीं। ठीक है, अनुभव तो ठीक है अनिल जी देखिए अनुभव ठीक है, अनुभव दोनों प्रत्याशियों को है, बखूबी अनुभव है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वोटिंग भी तो खेल बिगाड़ सकती है आपका। अनिल जी सर मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। हमारे कैंडिडेट जो सबको साथ लेकर चलने की योग्यता रखते हैं, भारत की एकता और साथ चलने की योग्यता इनके पास है, विकास के प्रतीक है, आत्मनिर्भर भारत। निर्भर करेगा संवैधानिक चीजों को संभाल के चलना, ये हमारे कैंडिडेट की खूबियां हैं। अनिल जी खूबियां आप बताते रहते हैं, नेता मंत्री भरे मंच से खूबियां बताते रहते हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहते हैं। मैं यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि क्रॉस वोटिंग में दिक्कत आपको भी हो सकती है। भले ही आपका कॉन्फिडेंस पूरा है कि आंकड़े पूरे हैं आपके पास, जरूरत से ज्यादा ही आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो क्या टेंशन नहीं बढ़ जाएगी? सबकी क्रॉस वोटिंग कहां पर होती है? जहां पर व्यक्ति अपने हित की बात करता है,
क्रॉस वोटिंग कहाँ पर होती है? जहाँ पर व्यक्ति अपने परिवार के हित की बात करते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हर मतदाता को ये पता है कि मैं वोट दे रहा हूँ राष्ट्र के हित में। दूसरी तरफ लोगों को पता चली मैं वोट दे रहा हूँ परिवार के हित में। जहाँ परिवार का हित आ जाता है तो जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो राष्ट्र का हित सोचते हैं, जो राष्ट्र आगे बढ़ने देखना चाहते हैं, तो इस वजह से कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है। हम आपके मंच से दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने हमारे वोट हैं। देखिए अनिल जी, सत्ता के पावर के सामने भले ही कोई सदस्य ना कहे, लेकिन किसी के जहन में कुछ मनमुटाव या गलतफहमी होगी, उसको दूर करने के लिए अगर द्वेषपूर्ण तरीके से क्रॉस वोटिंग कर दी गई तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हमारे समस्या नहीं है, हमें तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि राजीव राय जी का भी वोट हमें मिल सकता है। ये आपका आत्मविश्वास है अनिल जी, ये आपका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास दोनों अलग अलग बातें हैं साहब। 240 हो गया। जो राजनीतिक सोच के लोग हैं वो निश्चित तौर पर एनडीए समर्थक कैंडिडेट प्रत्याशी हैं, उनको वोट देंगे, एनडीए का समर्थन करेंगे, देश के विकास में आगे बढ़ेंगे, देश के विकास में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये आप मान के चल रहे हैं अनिल जी, ये आप मान के चल रहे हैं, लेकिन किस सांसद किस सदस्य के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप बखूबी नहीं पढ़ पाएंगे, और असली परिणाम तो कल ही पता चल पाएंगे। ठीक है, आता हूं आपके पास। पुष्पलता जी भी बहुत देर से इंतजार कर रही है। मैम, मैं 10 मिनट में, मैं थोड़ी सी देर में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनके पास पहुंचने वाला हूं। जल्दी से आपके पास आता हूं। कुमार राकेश जी सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। ठीक है राकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ आ रही है। ठीक है, देखिए राकेश जी, अगर दोनों प्रत्याशियों की मैं बात करता हूं, सीपी राधाकृष्णन और वी सुदर्शन रेड्डी दोनों बड़े दिग्गज नेता हैं और दोनों की साख दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी साख है वहां पर, इसलिए दोनों जो घटक दल हैं उन्होंने दांव दक्षिण पर ही खेला। अब नंबर की अगर बात करते हैं तो एनडीए के पास सफिशिएंट नंबर है, बखूबी आप लोग जानते हैं, ये तो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, जो सदस्य हैं वो भी जानते हैं। मैं जनता का रुझान आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि जनता इसमें डायरेक्ट वोटिंग तो नहीं करती, लेकिन पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर जरूर हैं। जनता कैसे देखती है इस चुनाव को, किस तरफ है जनता? ऐसा है ऋषभ जी, ये जो चुनाव है ये आम जनता का चुनाव नहीं है, ना लोकसभा चुनाव है ना राज्यसभा चुनाव है। ठीक है, ये जो चुनाव है ये जो दोनों हाउस के सांसद हैं, दोनों के द्वारा कंप्लीट जो अंक है, जो उनका फिगर्स है, वो उनके द्वारा चुने जाते हैं, जो भी इलेक्टेड हैं। पूरा इसका वोट का पूरा समीकरण है। तो जो आपका जो सवाल है कि आम जनता कैसे देखती है, आई डोंट थिंक कि जनता वाला मुद्दा यहाँ पे फिट बैठता है, नंबर 1। नंबर 2, आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि एनडीए कुल सदस्य इंडिया गठबंधन 323-24। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर अपने आप में ये तय करते हैं कि जीत किसकी होगी, नंबर के हिसाब से। ये लोकतंत्र नंबर पे है। बाकी इंडिया गठबंधन के लोग क्या भाव व्यक्त करते हैं, क्या भंगिमाएं खाते हैं, क्या करते हैं, वो सिर्फ बहस की बात है। कल जो है सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति विधिवत चुने जाएंगे। अंतरात्मा की आवाज अब भैया आप कह रहे थे, अंतरात्मा भाजपा में हो या कांग्रेस में हो या सपा में हो, कहाँ बची हुई है आम जनता जानती है। तो हमारे शेर है ना, चार मुख बना हुआ है शेर का, जो हमारे लोकतंत्र के प्रतीक हैं, उन शेर में जो है चौथा जो है वी द पीपल, हाँ वो बेचारा है, साइलेंट है वो। बाकी जो ट्रूथ है, लाइफ एंड जस्टिस है, वो कहाँ पे काम करता है, सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, वो ज्यादा उसको नरेट करेंगे, ज्यादा बयान करेंगे। जहाँ तक आज की तारीख की बात है, समीकरण की बात है, उसमें आपको बता दूं कि जो समीकरण है और जो रिजल्ट है, वो जितने बैठे हैं यहाँ, किशोर जी बैठे हैं, रविंद्र जी बैठे हैं, मैडम पुष्प जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, पुष्पलता जी बैठे हैं, सबको पता है कल रिजल्ट क्या होगा। हम बहस कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में ये भी हमारा अधिकार है, हम बहस करना चाहिए और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जो स्थितियां पूरी बनी है, एक ही उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करूं तो एक ही उपराष्ट्रपति जिनको कई दलों के नेताओं ने सदस्यों ने वोट दिया था, उनका नाम था माननीय भैरव सिंह शेखावत।
शरद पवार दूसरी पार्टी के थे, उनके भी नंबर मिले, कई कम्युनिस्टों के लोगों ने भी उनको नंबर दिया था, कई कांग्रेस, तो वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे। तो वो भी हिस्सा जो है मिला किनको, उन्हीं को मिला, माने बीजेपी के ही लोगों को मिला और उन्हीं को ये फायदा था। और अभी जो इंडिया गठबंधन अपना ठीक है, एक अपने को साबित करने के लिए, अपने प्रतिनिधि दल कराने के लिए उनका अधिकार है, उनको करना चाहिए। लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि कल की तारीख में जो भी चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो श्री राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति होंगे। हालांकि ये जो चुनाव होने वाला है इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है राकेश जी। और जो आप जनता का जिक्र कर रहे थे कि आपको नहीं लगता कि जनता का इस तरफ इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो लाखों दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और लाखों जो जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं, जो देश भर की जो जनता है उसका इस चुनाव में नजरें टिकी हुई है। दोनों जो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी को वो अलग अलग तरीके से देखते हैं और किसका कौन सा फेवरेट या किस इलाके में है उसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे और वही समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक है राकेश जी मैं आता हूँ वापस से आपके पास। राकेश जी मैं आता हूँ वापस से आपके पास। सुन लीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा, आपने पूछा था जनता की भागीदारी की बात कही थी, मैं वही कह रहा हूँ कि जनता की भागीदारी की बात, मैं जनता के इंटरेस्ट की बात समझना चाह रहा था सर, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, क्योंकि चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के बीच में ज्यादा उठते बैठते हैं, तो लोगों के मन की बात भी बखूबी समझते हैं। मेरा मतलब वो था। इंटरेस्ट की बात अलग है, भागीदारी की बात अलग है। नहीं सर, मैं इंटरेस्ट की बात समझना चाह रहा था आपसे। राकेश जी आता हूं मैं आपके पास। राकेश जी आता हूं आपके पास, वापस से आता हूं आपके पास। पुष्पलीला जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। पहली बात ये है कि इलेक्शन आना ही नहीं था, ये लोग मतलब से उन्होंने क्यों लाया, फर्स्ट जनता को मालूम होना चाहिए। यानी कि जनता उसमें डायरेक्ट वोटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, मगर पूरा देश की पार्लियामेंट मेंबर्स, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट से वो लोग रिप्रेजेंटेशन रहते हैं, तो वो पब्लिक से आए लोग हैं, तो उनका बात भी उनके अंदर रहता है। तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है, उनके बात जिक्र नहीं है, उसका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तो गलत बात है। ये जो उसको इलेक्शन लाया जबरदस्ती ये लोग, मुझे यानी कि एक अंदर की बात अभी मालूम हुआ कि ये अमित शाह जी ने सबसे जो भी जितने पार्लियामेंट मेंबर से सबसे पहले से साइन लेके रखते कहते, तब उन लोगों निकालना है किसको क्या करने का है, जो पोजीशन में वो लोगों का सबके पहले से इस्तीफा पूरा साइना करके उनके हाथ में है। अभी ये इलेक्शन के बाद में क्या होने वाला है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बोल सकती हूँ कि ये इलेक्शन होते ही मोदी जी का टर्म खत्म हो रहा है, तो उनको सेफेस्ट, इन्होंने जो जितना गलतियां करे उनको नहीं पूछने का एक पोस्ट बचा है, वो राष्ट्रपति जी का पोस्ट। अगर अपन मुर्मू जी के भी उन्होंने निकाल के फेंकने का भी नौबत है, क्योंकि ये लोग, अब उन लोगों का सिलेक्शन में हुआ था गए सो राष्ट्रपति जी, फिर उन्होंने गलती आदमी था, उनका पार्टी का मेंबर उनकी सिलेक्शन में उनकी मेजॉरिटी में सेलेक्ट हुआ, उन्होंने गलत है क्या, तो मतलब ये लोग भी गलती है। अभी जो आ रहा है उनके बारे में हमारा पार्टी से भी होने दो, हमारे गठबंधन से होने दो, इधर भी दोनों व्यक्ति अच्छा है, मगर ये हमारे ये अननेसेसरी इलेक्शन क्यों लाए। अभी जो है ना मोदी का ग्राफ नीचे गिर गया, अभी नीचे गिरने के उसको संभालने के प्री इलेक्शंस लगा के थोड़ा सा उनका जजमेंट उन्होंने पहला देख लेना चाह रहे अलर्ट होने के लिए, क्योंकि ईवीएम का घोटाला तो हम लोग पकड़ लिए, अभी जनता के पास जाना है तो चेहरा उतर जाता है, तो इसके लिए ये इलेक्शन जबरदस्ती लगा दिया। और जो है ना मोदी खुद फोन करते, क्या जरूरत है भाई, इतनी स्ट्रांग है, इतनी दृढ़, ये सारी बातें पुष्पलीला जी ये सारी बातें आप बीआरएस और बीजेडी के लोगों को अगर समझा देते तो शायद वो आपके पक्ष में वोटिंग करते, आपको फायदा होता। यहाँ चूक गए क्या भैया जी, हम देखिए, आप कल का इलेक्शन में देखिए मोदी को क्या घाटा होने वाला है। अमित शाह का जो है ना बहुत सारा ये हो गया, उनका तानाशाही बहुत बढ़ गया। अभी जो ये नियंत्रण का ये पूरी बातें जो आप बता रहे हैं पुष्पलीला जी, ये सारी बातें अगर बीआरएस और बीजेडी दल को आप अगर समझा पाते तो आपका फायदा नहीं होता। नहीं भैया, हम समझ सब लोगों को बोल दिए थे, हम लोग समझा दिए थे, हमारा पार्टी की तरफ से भी हम इसलिए चुनाव से खुद को अलग कर लिया।
ना भैया, एक एक राष्ट्र में एक एक का ग्राफ उन लोगों का निकल जा रहा है कि नीचे गिर जा रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि मोदी जी का ग्राफ तो नीचे हो गया, तो इसमें भी उनके साजिश से ये इलेक्शन आया। नहीं तो धनखड़ जी क्यों गया, तो पहला उसको आंसर देने का जरूरत है, मगर वो नहीं दे पा रहे। उन्होंने जो करता है देश के लिए करते, तो हम लोग करते हैं क्या, गद्दारी कर रहे क्या देश का? कौन पहला आया था, इंडिपेंडेंस कौन लाया था? हम ही पूरा करे थे। अभी 10 साल 11 साल में आने वाला आके हमको समझा दे रहे पॉलिटिक्स के लिए। अब मोदी का भजन बंद करने का टाइम आ गया। अभी अमित शाह जी जो भी कर रहे हैं ना गलतियां, अभी जो हमारा परिवार का बोल रहे, आपका पार्टी में कितने लोगों को परिवार वालों को टिकट दिए, हम लिस्ट हूँ क्या मैं? कितने बच्चों को, उनका बेटों को, उनका बहनों को, उनका खानदान के लोगों को हमारा बोलते हैं। हमारा जो है ना सैक्रिफाइस पार्टी है। हमारा इंदिरा जी देश के लिए गया है, हमारा राजीव जी ने मर गया है, हमारा सोनिया जी आज भी हमारे देश के लिए कितना लड़ाई कर रहे हैं, हमारा तेलंगाना भी दी है, हमारा देवता है वो। आपको तो लगता नहीं, कुछ भी नहीं, आप लोग कुछ भी कहने करे पब्लिसिटी से, ईवीएम से चोर पकड़ गए। अभी आने दो, कल का भी होने दो, इधर का उधर का। लेकिन ये गलत बात है पुष्पलीला जी। देखिए, ईवीएम पर आप लोग सवाल उठाने लगते हैं जहां पर चुनाव हार जाते हैं, जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। वहां सरकार मत बनाइए ना, वहां पर भी चुनाव होते हैं और ईवीएम से ही चुनाव अगर होते हैं, वहां सरकार मत बनाइए। हिमाचल में आपको सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। ठीक है, आता हूँ। ठीक है पुष्पलता जी, मैं सवाल ले लेता हूँ किशोर जी से। पुष्पलता जी, किशोर जी से सवाल ले लेता हूँ। किशोर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, रविंद्र जी, क्या धनखड़ जी को हटाया गया है? क्या एक साजिश रची गई है? क्या ये पूरी कहानी की पटकथा रची गई है? और पटकथा की शुरुआत तब हुई थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए थे। रविंद्र जी पूरी तरीके से ऐसा ही बात है, और उनका इस्तीफा लिया गया क्योंकि वो जो जज पकड़ा गया है जिसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो अगर उसकी ठीक से अगर जांच हो जाएगी तो उसमें भी अमित शाह जी आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से मुख्य नाराजगी का यही कारण है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगली स्ट्रेटेजी को देखते हैं तो 2 साल पहले हमारे ऊपर थोपा है और अपने चरित्र के अनुसार बदनाम करने का चरित्र ये अपने नेताओं को भी करते हैं। प्रोफेसर बलराज माधव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक को बदनाम किया इन्होंने। तो हमारे विपक्ष के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं, माननीय न्यायाधीश हैं, उनको भी जो उन्होंने एक आदेश जारी किया था सलवा जुडूम में, उसको लेके उन्होंने बदनाम करने का चेष्टा किया। लेकिन चूंकि वो जनता के और उनके सांसदों के समझ में आया तो हवाई हो गया। फिर एकदम स्पष्ट रूप से बीजेडी और बीआरएस का जो स्टैंड है वो दिखाई पड़ता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी की धमकी है। और मोदी जी की घबराहट तब दिखती है जब वो पीछे बैठ के प्रशिक्षण कराते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा क्रॉस वोटिंग हो जाए और हम इसके प्रति, क्योंकि व्हिप इश्यू नहीं कर सकते हैं, तो बैठ के पीछे से देखते हैं कि हमारा क्रॉस वोटिंग ना हो, ऐसा करके। तो निश्चित रूप से जो धनखड़ जी के साथ इन लोगों ने किया है, वो ये कहते हैं, एनडीए के जो सदस्य हैं, एनडीए के जो नेता हैं, वो ये कहते हैं कि जब रिजल्ट आएगा सब चौंक जाएंगे। जितना आंकड़ा हम बता रहे हैं एनडीए का, इससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होगी अगर तो उनके पक्ष में होगी। ऐसा ही सुना था जब 400 पार बताते थे, तब भी ऐसा ही सुना था। अब आते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी का डर है, नरेंद्र मोदी जी को डर है कि अगर विपक्ष के प्रत्याशी जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, ठीक है, सुदर्शन साहब, अगर सुदर्शन साहब जीत जाते हैं तो यह सरकार का ही अंत हो जाता है। चलिए आखिरी कमेंट अनिल जी से मैं ले लेता हूं। होता है तो भारतीय जनता पार्टी का भी ठीक है, आखिरी कमेंट अनिल जी से मैं ले लेता हूं। अनिल जी, पूरी बात आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जगदीप धनखड़ जी को हटाया गया, पटकथा लिखी गई, कहानी लिखी गई, शुरुआत की गई, कहीं से एक कुछ क्लू लिया गया और उसके बाद पूरी कहानी सिनेरियो तरीके से ली गई ताकि जगदीप धनखड़ जी को हटाया जा सके और वापस से 2 साल बाद होने वाले चुनाव अभी कराए जा सके। यस, आप इस तरीके से सोच के खाते की हद को चली। आप ये देखते हैं कि जब माननीय उपराष्ट्रपति जी होते थे तो इंडी गठबंधन के लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, मिमिक्री करते थे, उनके हर एक्शन पर उनको कटघरे में खड़ा करते थे।
आप जब तक वो माननीय उपराष्ट्रपति थे तब तक इन्होंने उनके नेगेटिव बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब वो अपनी स्वेच्छा से रिजाइन दे रहे हैं तो बिना बातों मनगढ़ंत बात कह करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अनिल जी, जनता ये करीब अनिल जी, 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 जब जगदीप धनखड़ जी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वाकई तबीयत खराब थी इसलिए इस्तीफा दिया? डरा गया है उसको। तो माननीय सोनी जी, मेरा स्पष्ट कहना, जो माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी का जो विवेक है, उन्होंने जो ठीक समझा वो काम करा। हम उनके किसी काम पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन एक बात, मैं नैतिकता की बात करता हूं ना अनिल जी। अनिल जी, जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा उन्होंने अपनी मर्जी से दिया गया या मजबूरी में दिया गया? यहाँ पेच फंसा हुआ है ना। आरोप ये लग रहे हैं कि पटकथा लिखी गई ताकि जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा दें और उसके बाद 2 साल बाद होने वाले चुनाव अभी हो सके। ये पटकथा आप लोगों ने लिखी, बीजेपी के आला कमान ने लिखी, ये बड़े आरोप लग रहे हैं ना। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जगदीप धनखड़ अगर जनता के सामने आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अरे भाई पेंशन के लिए अपील कर सकते हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तो बता सकते हैं कि क्या समस्या थी, क्यों इस्तीफा दिया, किस तरफ है। चलिए ठीक है, ज्यादा समय नहीं है अनिल जी मेरे पास, मैं बहुत माफी चाहूंगा जी, जल्दी से 10 सेकंड। बातें हैं तो विपक्ष के लोगों को भ्रमित करने की बातें हैं। कहीं भी किसी किस्म की कोई पटकथा नहीं की गई। माननीय उपराष्ट्रपति रिजाइन दिया और उस रिजाइन को स्वीकार करा गया, इसके अलावा कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आपके मुताबिक अगर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है तो कल के चुनाव में क्या होने वाला है, किस तरीके से क्रॉस वोटिंग होगी नहीं होगी, क्या आंकड़ा बैठेगा, ये कल स्पष्ट हो जाएगा। रात तक उपराष्ट्रपति का जो फाइनल मैच है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, नाम भी उजागर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पलीला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी, किशोर जी, निपुण जी और कुमार, राकेश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की, चुनाव जो कल होने वाला है। लेकिन इस चुनाव में पेच फंसा हुआ है। पेच क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो एनडीए की तरफ हैं, लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अंतरात्मा उनकी ये कहती है कि पक्ष जो वोटिंग होनी है वो उनके पक्ष में होने वाली है। लेकिन कल नतीजे क्या होते हैं, वोटिंग किस तरीके से होती है और नतीजे क्या आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज की खास पेशकश एजेंडा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।